दोस्तों जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, पोर्टफोलियो लाल हो जाती है और मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो हैं, लॉन्ग टर्म में जिन्होंने रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो अपनी जर्नी के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि 20, 30, 40 क्या इवन 50% तक की उनमें गिरावट देखी गई। क्या आईटी स्टॉक्स आज के समय में, आप नेम इट यू हैव इट, मोर देन 40% की गिरावट देखी जा रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिरावट में पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए। डिटेल में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए, क्योंकि आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और आप सीखते हैं। जब आप सीखते हैं तो फिर आपको इधर उधर की बातें जो है परेशान नहीं करती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक पर्टिकुलर स्टॉक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2015 की बात है, 16,000 रुपये पे ट्रेड किया करता था ये। 16,000 रुपये से गिरावट हुई और 9,800 रुपये पे आ गया। अब कितने परसेंट की गिरावट है आप लोग कमेंट करके बताइए। 2018 आ गया, 2018 में नया प्राइस हो चुका था इसका 34,000 रुपये। 34,000 रुपये से गिरावट होते होते फरवरी 2020 की गिरावट में यहाँ पे करीब 16,800 रुपये प्राइस आ गया। और अगर हम रीसेंट हाई देखें तो यहाँ पे करीब करीब 53,000 रुपये के आसपास सितंबर 2022-23 में हमें स्टॉक प्राइसेस देखने को मिले थे। अब जब स्टॉक प्राइसेस एक सर्टेन हाइट पर जाते हैं, एक सर्टेन प्राइस अटेन करते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं से उनकी अर्निंग्स को वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और इन केस अर्निंग्स अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, प्राइस किन्हीं और कारणों से पंप हुए होते हैं, तो खींच कर अपने अर्निंग्स को जस्टिफाई करने के लिए आते हैं। तो वैल्यूएशंस ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की कैंडल्स जब फॉर्म होती हैं तो चार्ट किधर की तरफ जाने की संभावना होती है, ये सब बातें हम आपको सिखा रहे हैं। हमारी जो पर्सनल स्ट्रैटेजीज है उसमें S4R यहाँ पे जरूर से जरूर आइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट इन केस अगर आप वहाँ पे नहीं है तो। और साथ ही साथ जस्ट 2 दिन रह गए, इनफैक्ट 2 दिन भी नहीं है, सैटरडे एंड संडे को अपना शेड्यूल खाली कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 और 5 जुलाई को बेंगलुरु में कॉन्सर्ट है इन्वेस्ट IQ एंड ट्रेड IQ, जहाँ पर हम और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं 2 दिन के लिए। तो जरूर से जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप एनरोल कर लीजिए इनकेस अगर आप बेंगलुरु में हैं 4 एंड 5 जुलाई को। ठीक है, चलिए यहाँ पे टाटा मोटर्स रिसेंटली डीमर्ज हुई थी, राइट। टाटा मोटर्स डीमर्ज होकर 2 कंपनियों में बन गई थी, टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो जो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल है उसने नाम रिटेन किया हुआ है टाटा मोटर्स लिमिटेड का, तो इस बात से हमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे टाटा मोटर्स कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है। तो टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। जनरली ये साइक्लिकल सेक्टर होता है, राइट। अब साइक्लिकल सेक्टर में क्या होता है कि कभी सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे में पीरियडिकली कभी सेल्स बढ़ती है, कभी सेल्स कम हो जाती है ऐसे सेक्टर्स में। तो ऐसे में अगर हमें ऐसी कंपनियों की एनालिसिस करनी हो तो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री की एंड मैक्रो इकोनॉमी की एनालिसिस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वहाँ से हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, एंड अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो ऐसे में क्या ऑटो सेक्टर प्रेशर में आ रहा है या नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर जब प्रेशर में आता है तो कमर्शियल बिजनेस भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होता है। तो ऑल इन ऑल बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं गिरावट के दौरान। तो ऐसी कंपनियां जनरली वॉच लिस्ट में चली आती है जहां पे गिरावट के दौरान वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं से अट्रैक्टिव हो जाते हैं और सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल होलसेल अगर हम यूनिट्स देखें तो HCV सेगमेंट में यहाँ पे TML वॉल्यूम्स जो है करीब करीब 55% के आसपास से ग्रो हुए थे रिसेंटली। वहीं पे कॉमर्शियल व्हीकल पैसेंजर जो बसेस हैं उनकी करीब 6,000 यूनिट्स के आसपास की ऑर्डर बुक देखी गई थी इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, तो खासतौर पे ऐसी कंपनियां जो कि OEM कंपनियां होती हैं उनमें हम ये देखते हैं कि उनके पास ऑर्डर बुक्स कैसे हैं। एंड कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की कंपनी हो या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कंपनी हो, खासतौर पे ऑटो सेक्टर में हम ये देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए क्या प्रोग्रेस
कर रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो JLR, टाटा JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर जो है, ओवरऑल सेल्स में देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है मार्च 2023 में। हालांकि उसके बाद हमें नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला ओवरऑल सेल्स में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरऑल HDFC बैंक की, देखिए डिफरेंट सेक्टर्स जब होते हैं राइट, तो डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितनी यूनिट्स की सेल हो रही है, क्या प्रोग्रेस है ओवरऑल सेल में, ऑर्डर बुक क्या है, वो सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, NBFC सेगमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये बैंकिंग रिलेटेड पैरामीटर्स जैसे कि ओवरऑल कैसा रेशियो हो गया या डिपॉजिट्स हो गए, टोटल डिपॉजिट्स में क्या ग्रोथ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे HDFC बैंक के केस में आप देखिए तो एवरेज डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% के आसपास से ग्रो हो रहे हैं। वहीं पे कासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 2% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे करीब 10% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ग्रॉस एडवांसेस हो गए या एसेट क्वालिटी हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत काम की होती हैं जब भी खासतौर पे सर्टेन कंपनियों में गिरावट हो रही होती है एंड स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो फिर सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं से नेगेटिव होते हैं, और सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं चाहे वो रिसेंट ईरान US के एस्केलेशंस की वजह से हो, चाहे कोविड की वजह से हो। जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं राइट, तो कहीं ना कहीं से इवन दो कंपनियां परफॉर्म कर रही होती हैं, इवन दो उनके पास अर्निंग्स होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होती है, कहीं ना कहीं से स्टॉक प्राइसेस हिट होते हैं, स्टॉक प्राइसेस में गिरावट होती है। तो ऐसे में जो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वालिटी बिजनेसेस जो होते हैं वो क्वालिटी बिजनेसेस भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में खासतौर पे बैंकिंग सेगमेंट के लिए जनरली इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि लोन बुक क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ क्या है, एसेट क्वालिटी क्या है एंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, या कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो डिविडेंड हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंकिंग सेक्टर में प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादातर काम नहीं आते हैं। तो इसलिए डिफरेंट सेक्टर की कंपनियों के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनका कि हमें ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 6.34 है। जनरली कहा जाता है कि डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होती है तो ऐसे में डेट का प्रेशर ज़्यादा होता है। बट बैंकिंग सेगमेंट की मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इन जनरल डेट टू इक्विटी 1 से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर पे जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही हो तो स्टॉक्स की एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे है इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस किस सेक्टर से बिलोंग करती है? IT सेक्टर्स राइट। अब IT सेक्टर ट्रिवियली पिछले 1-2 डेकेड्स में क्या करती है, ये वो डिफरेंट OEMs को या कंपनीज को कह लीजिए, एंटरप्राइजेस को एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती आई है। अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के क्रम में कहीं बीच में क्लाउड आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो एडवांसमेंट्स होती रही है राइट। अब उन एडवांसमेंट्स को अडेप्ट करती रही हैं ये कंपनियां, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो हो, इन सब तरह की कंपनियां कहीं ना कहीं से अडेप्ट करते हुए अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालती रही हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली देखें तो 2017-18 के बाद कंपनियां बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर पे पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गया, खासतौर पे ChatGPT के आने के बाद या एंथ्रोपिक क्लॉड के आने के बाद, तो ऐसे में जो इन तरह की कंपनियों के क्लाइंट्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं से एक्सप्लोर करने लग गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ऑब्वियसली अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपको बिज़नेस करने के लिए इन्फोसिस चाहिए या किसी इसी तरह की IT कंपनी चाहिए जहां पे आपको लगातार 70-80 इवन 100-200 500 एम्प्लॉय चाहिए, तो ऐसे में अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि नहीं भाई आपको 5-10 एम्प्लॉय से ही ऐसा काम हो जाएगा जो कि आप पहले करते आए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हो जाएगा, तो ऐसे में कोई भी क्लाइंट होगा वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी कंपनियों में कहीं ना कहीं से प्रेशर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से चाहे TCS हो, इन्फोसिस, विप्रो हो, IT कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पास्ट सिचुएशंस जो इस तरह की आई हैं, हालांकि ये सिचुएशन डिफरेंट है, बट जब भी अडेप्ट करना पड़ा है इनको, चाहे वो क्लाउड के लिए हो या एंटरप्राइज लेवल पर डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हो,
कैसे इन्होंने अडेप्ट किया है, कैसे इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो इन सब के लिए जनरली हमें देखना होगा कि इनके ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंसेस कैसे इम्पैक्ट हुए हैं ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसे इम्पैक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए, अब मार्च 2023 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37,000 करोड़ रुपए के आसपास था, दिसंबर 2024 में 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था, प्रॉफिट भी उसी के आसपास ही था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी। एंड मार्च 2026 की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, ओनली 46,000 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रही है, एंड प्रॉफिट यहाँ पे करीब करीब 8,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ ही साथ जो रीसेंट इन्फोसिस के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें भी इन्होंने बता रखा है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से जो भी लेगेसी रोल्स होते थे वो अब हाई ग्रोथ AI स्किल्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो इसके लिए कंपनियां ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को। आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब 92 मिलियन जॉब्स जो है ट्रेडिशनल जॉब्स ये डिस्प्लेस हो सकती है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जहाँ पे एक तरफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है IT कंपनियों के हाथ से, वहीं पे दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी आ भी सकती है। तो कंपनियां अगर अडेप्ट करती हैं तो गिरावट के कंडीशंस में यहाँ पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस भी देखने को मिल सकती है। ये बातें यहाँ पे हमें समझ के चलना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो क्लाइंट्स के लिए क्या कर रही है AI जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इन्फोसिस जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं, कैसे ये अपने लेगेसी सर्विसेज को कन्वर्ट कर रही हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रैप करके। तो ये सब चीज़ें भी हमें स्टडी करना होगा और ये समझना होगा कि जो हेडविंड हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्या टेम्पररी है या परमानेंट हो सकता है। तो टेम्पररी हेडविंड्स बार बार हमें देखने को मिले IT इंडस्ट्री में, एंड हेडविंड्स को काउंटर करते हुए आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दी हैं हमें IT कंपनियां। तो क्या ये एक टेम्पररी हेडविंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हमें देखना होता है। तो जनरली जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं 5 इंपॉर्टेंट बातों पर जरूर से जरूर ध्यान देता हूं। रिगार्डलेस एनी सिचुएशन इन द मार्केट मैं बिजनेस को जरूर स्टडी करता हूं। इसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं अर्निंग्स ग्रोथ पे जरूर से जरूर स्टडी करता हूँ, ध्यान देता हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ क्या रही है डिस्पाइट द हेडविंड्स इन द इंडस्ट्री। इसके साथ ही साथ डेट एंड फोर्थ वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट की क्वालिटी, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज एंड मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, खासतौर पे मार्केट करेक्शन की सिचुएशन में। देखिए मार्केट की गिरावट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के आसपास होता है, लेकिन हम अपनी एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि है हमारी वॉच लिस्ट और रिसर्च प्रोसेस। तो जब भी मार्केट में गिरावट हो आप बिजनेस को स्टडी करिए, वैल्यूएशंस को स्टडी करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना रिसर्च जरूर से जरूर करिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।